हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का कोचिंग जंक्शन में। मैं हूं शशांक मिश्रा और यह आपका यूपीएसआई का केजे बैच है जिसमें हम लोग हिंदी पढ़ रहे हैं। हिंदी में हम वर्णमाला शुरू किए हैं और वर्णमाला की यह हमारी अंतिम क्लास है। इस क्लास में हम वर्णमाला में कुछ व्यंजनों का वर्गीकरण रह गया था उनको देखेंगे और उन पर आधारित कुछ प्रश्नों को देखेंगे। वर्ण विचार की हमारी शायद यह 5वीं या 6ठी क्लास है, तो इसके पहले की अगर क्लासेस आपने नहीं की हैं तो उन सबको भी देख लें। बहुत डिटेल से आपको वर्णमाला के विषय में बताया गया है। उससे पहले भी बहुत सारी क्लासेस और भी यहाँ पर हिंदी व्याकरण की हो चुकी हैं, उन सबको भी क्रमवार ढंग से आप देख सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यूपीएसआई का केजे बैच अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पर संपर्क करें। आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और कॉल भी कर सकते हैं, या फिर हमारी साइट पर विजिट करें coaching.in। इस पर विजिट करके आप अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं और यहाँ से पीडीएफ वगैरह आप प्राप्त कर सकते हैं। यह जो बैच है पूरी तरीके से टारगेटेड है आपके यूपीएसआई को लेकर, और यहाँ पर टेस्ट सीरीज वगैरह आपको कराई जाती हैं, पीडीएफ नोट्स आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं सारे क्लासेस के। ये बैच ऑफलाइन मोड में भी उपलब्ध है प्रयागराज में। अगर आप प्रयागराज से हैं तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस नंबर पर संपर्क भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। दोस्तों, हम व्यंजनों का वर्गीकरण देख रहे थे जिसमें हमारा 4 वर्गीकरण हो गया था। हमको 5वां आज देखना है उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण किस तरह से हो सकता है। तो मैंने यह सारणी तैयार करी है खासकर आप लोगों के लिए, जिसमें आपके व्यंजन और स्वर दोनों एक साथ आपके यहाँ पर कवर हो जाएंगे, दोनों को एक साथ आप यहाँ पर समझ सकते हैं। तो यहाँ पर उच्चारण स्थान के आधार पर जो है व्यंजन का किस प्रकार से वर्गीकरण हो सकता है, यह देखेंगे कि जो आप उच्चारण करते हैं मुख के किस भाग से आप उच्चारित करते हैं उस ध्वनि को, उस व्यंजन को, यह यहाँ पर हम समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर पहला है कंठ। कंठ से कौन कौन से व्यंजन आपके उच्चारित होते हैं, वह है पूरा का पूरा क वर्ग, क ख ग घ अंगा। यह जो 5 हैं आपके, वह पांचों, और साथ में हा, यह भी आपके कंठ से उच्चारित होता है। जब आप ह बोलते हैं तो आपके मुख का कोई भी दूसरा जो अंग है वह स्पर्श नहीं करता है। मुख में सिर्फ आपके कंठ से निकलने वाली वायु जो है वह पूरी तरीके से मुख से बाहर आ जाती है। तो सिर्फ कंठ जो है यहाँ पर, मात्र कंठ का कार्य यहाँ पर रह जाता है हा बोलने में। और जब आप आहा बोलते हैं तो भी यही स्थिति पैदा होती है। आहा बोलते हैं जब आप, तो मुख का कोई भी भाग यानी मुखांग कोई भी परस्पर स्पर्श नहीं करता है। कंठ से निकलने वाली वायु सीधा मुख के बाहर हो जाती है। तो का से अंगा तक आप जब बोलते हैं तब, और हा और आहा जब आप बोलते हैं, तो यह जो 7 जो ध्वनियाँ हैं, 7 जो व्यंजन हैं, यह आपके क्या हो जाते हैं, कंठ से बोले जाते हैं। इसलिए इनको जो है हम क्या कहते हैं, कंठ कहते हैं। यह जो है क्या कहलाते हैं, आपके कंठ कहलाते हैं। यह कंठ ध्वनियाँ कहलाती हैं, आपके कंठ से उच्चारित होते हैं। यह तो हो गई व्यंजन। 7 व्यंजन आपके जो है कंठ होते हैं। और छोटा आ और बड़ा आ, यह दोनों आ जो स्वर हैं, यह भी आपके क्या हैं, कंठ ध्वनियाँ हैं। यह कंठ स्वर कहलाते हैं, आपके कंठ से बोले जाते हैं। जब मैं आपको स्वरों का वर्गीकरण पढ़ा रहा था तो मैंने आपको यह बातें वहाँ पर बताई थी। जो छोटा और बड़ा आ है यह दोनों कंठ स्वर कहलाते हैं। और अगर व्यंजन की बात करें तो पूरा का वर्ग, आ, हा और आहा, यह दोनों जो हैं अयोगवाह अंग, और आहा अयोगवाह ध्वनियाँ हैं, जिसमें से आहा जो है वह क्या है, कंठ स्वर, कंठ व्यंजन कहलाता है, कंठ ध्वनियाँ कहलाती हैं ये। तो आपने यह समझ लिया। अब अगर हम तालु की बात करें तो तालु से बोले जाने वाले जो स्वर हैं वो छोटी ई और बड़ी ई हैं। आप इस तरह से भी याद कर सकते हैं, कंठ के बाद तालु, आ ई, और अभी ओष्ठ हमारा ऊ आएगा। तो इस क्रम में आप इसको याद कर सकते हैं ऐसे। तो यहाँ पर जो तालु से जो बोली जाती हैं वह क्या है, छोटी ई और बड़ी ई। यह तो हो गई स्वर की बात। अब अगर हम व्यंजन की बात करें तो चा वर्ग, पूरा का पूरा चा वर्ग जो है वह तालु से बोला जाता है। तालु से च छ ज झ इयाँ आप बोल रहे हैं तो आपकी जिह्वा जो है आपके तालु से स्पर्श कर रही है। आपके तालु में आपके जिह्वा का स्पर्श हो रहा है। जब आप कंठ से बोलते हैं तो कंठ से निकलने वाली ध्वनि जो है पूरी तरीके से मुख के बाहर आ जाती है, बिना मुखांग को बाधा पहुंचाए। मुखांग आपके निकलने वाली ध्वनि में, वायु में कोई भी बाधा नहीं पहुंचाते हैं। आपकी जिह्वा, आपके होंठ, आपके तालु किसी भी प्रकार से आपस में स्पर्श नहीं करते हैं, तो वह जो है कंठ हो गया। लेकिन यहाँ पर आपकी जिह्वा आपके तालु को स्पर्श कर रही है। जब आप च छ ज झ इयाँ बोलते हैं, या फिर या बोलते हैं, या फिर आप तालव्य श बोलते हैं, तो यह जो क्या हो जाता है, आपकी जिह्वा जो है आपके तालु से स्पर्श करती है। इस वजह से यह जो है तालव्य ध्वनियाँ है। यह क्या है, तालव्य ध्वनियाँ कहलाती हैं। और यह तालव्य श कहलाता है, या और पूरा का पूरा चा वर्ग।
यह क्या कहलाते हैं आपके तालव्य ध्वनियाँ कहलाती हैं, तालव्य व्यंजन कहलाते हैं। और छोटी ई और बड़ी ई भी क्या है आपका तालव्य व्यंजन स्वर कहलाता है। अब हम मूर्धा की अगर बात कर लें तो मूर्धा जो है, री जो है मूर्धन्य स्वर है। री जो है वह क्या है, मूर्धन्य स्वर है। यह स्वरों में जब हम पढ़ रहे थे, स्वर जब हम देख रहे थे, तो वहाँ पर भी मैंने इस बात की चर्चा की थी, जो री है वह मूर्धन्य स्वर कहलाता है। और आपका पूरा का पूरा टा वर्ग, यह जो टा वर्ग है, टा ठा डा ढा अड़ा, यह जो पूरा जो पांचों व्यंजन हैं आपके टा वर्ग के, यह जो है मूर्धन्य व्यंजन कहलाते हैं। साथ में रा और शा, जो मूर्धन्य शा है, यह भी जो है क्या होता है मूर्धा से बोला जाता है। यहाँ पर इसको याद करने का एक तरीका क्या है, सबसे पहले तो हा आ गया, या हा आ गया, उसके बाद या शुरू होगा, या र ल व, या र ल व, फिर हा आता है ना, फिर आपको लेकिन यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले आपको हा देखना है जो आपके कंठ से बोला जाएगा, फिर या आएगा, या तालु से बोला जाएगा, और मूर्धा से क्या बोला जाएगा, रा बोला जाएगा, दंत से क्या होगा, ला होगा, या र ला। आप ऐसा इसको याद कर सकते हैं, इस क्रम में यह होगा। और अगर हम शा की बात करें तो सबसे पहले बड़ा सा यानी तालव्य सा, फिर मूर्धन्य सा, फिर दंत्य सा। तो इस तरह से इन क्रम को ऐसे आप याद कर सकते हैं, एक सीरियल वाइज इसको याद कर सकते हैं। क वर्ग के साथ हा और आहा, चा वर्ग के साथ या और शा, टा वर्ग के साथ रा और शा। और यह जो है कौन सा व्यंजन कहलाएगा, मूर्धन्य व्यंजन कहलाएगा, या फिर मूर्धन्य स्वर कहलाएगा। चूंकि यह मूर्धा से बोले जाते हैं, इसलिए इन ध्वनियों को क्या बोलते हैं हम, मूर्धन्य ध्वनियाँ कहते हैं, मूर्धन्य जो है वर्ण कहते हैं इसको। ठीक है, इसमें कोई समस्या नहीं होगी मुझे लगता है। यहाँ से प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, ऐसे प्रश्न दे दिया जाएगा आपको। अभी मैं प्रश्नों को भी देखूंगा, यहाँ पे प्रश्न आपको कराऊंगा इन सब पर संबंधित, जिसमें हम यह देखेंगे किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे एक प्रश्न आपको दे दिया गया, निम्नलिखित में से मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है। आपको इसमें और इसमें से 3 दे दिया और यहाँ से आपको 1 दे दिया, तो आपको जो है इसमें पहचानना होता है कि मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है। या फिर ऐसे ही आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, अगर घुमा के थोड़ा सा प्रश्न पूछा जाए कि निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि मूर्धा से उच्चारित होती है, मूर्धा से उच्चारित होने वाली ध्वनि कौन सी है, तो आप उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी, पहचान सकते हैं। प्रश्न ऐसे भी बन सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि मूर्धा से उच्चारित नहीं होती है, मूर्धा से नहीं बोली जाती है, तो यह भी आपको कोई समस्या नहीं होने वाली इसमें, यह भी बड़े आसानी से प्रश्न आप कर ले जाएंगे। तो ऐसे घुमा फिराकर प्रश्न पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर अभी प्रश्नों की प्रवृत्ति हम देखते हैं किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आपने कंठ समझ लिया, तालु समझ लिया और मूर्धा समझ लिया। कंठ से जो बोले जाते हैं ध्वनियाँ, उनको कंठ ध्वनियाँ कहते हैं हम। तालु से बोली जाने वाली ध्वनियों को हम तालव्य ध्वनियाँ कहते हैं, और मूर्धा से बोले जाने वाली ध्वनियों क्या बोलते हैं, मूर्धन्य कहते हैं। यह बातें आपने समझ ली। अब अगर हम दंत की बात करें तो दांत से जो बोले जाते हैं, जीवा जब आपकी दांत से स्पर्श करती है, ऐसे कौन कौन सी ध्वनियाँ होंगी, तो स्वर एक भी आपका जो है क्या होगा, आपका यहाँ पर दंत नहीं होगा। सारे के सारे स्वर जो है, कोई भी स्वर जो है आपके दंत नहीं होंगे, दंत स्वर होते ही नहीं है। आप आ से लेकर ओ तक बोल दीजिए, आपका दांत कहीं भी आपके जीभ को स्पर्श नहीं करेगा। और रही बात व्यंजनों की, तो पूरा का पूरा ता वर्ग और साथ में ला और दंत्य सा, इस वजह से इसको दंत्य सा भी कहते हैं हम। तो यहाँ पर पूरा ता वर्ग, ता था दादा ना, यह जो है पूरा का पूरा जो 5 वर्ण है आपका, यह पूरा। और ला जो है, देखिए ला जो है यहाँ पर ना आपका पार्श्विक व्यंजन भी हो जाता है। अभी पीछे हमने प्रत्नों के आधार पर जब लॉ को पढ़ा था तो वहाँ पर पार्श्विक देखा था कि आपके जीभ जब आपकी तालु में स्पर्श करती है तो वायु आपके पार्श्व भाग से जीभ के बगल से निकल जाता है, इस वजह से इसको पार्श्विक ध्वनि भी बोलते हैं। प्रत्न के आधार पर हमने देखा था। और जो ला है यह दंत भी है। ला जो है यहाँ पर क्या होता है, उच्चरित होने में आपकी जिह्वा आपके दांत पर स्पर्श करते, ला जब आप ला बोल के देखिए, यहाँ पर आपकी जिह्वा जो है दांत पर स्पर्श करेगी, तो या फिर दांत में स्पर्श होती हुई महसूस होगी। तो यहाँ पर इसको दंत व्यंजन बोल देते हैं हम। और सा जो है, जब सा बोलते हैं तो यह भी आपकी जिह्वा जो है दांत से आपके स्पर्श करती है, फिर स्पर्श करती हुई महसूस होती है, इस वजह से इसको हम दंत व्यंजन भी बोलते हैं। तो यह जो है आपके दंत व्यंजन हो गए, पूरा का पूरा ता वर्ग, ला और शा, इनको क्या बोलेंगे हम, दंत व्यंजन बोलते हैं या फिर दंत ध्वनियाँ बोलते हैं। तो उच्चारण चूंकि दांत से होता है, दंत से होता है, इस वजह से यह दंत ध्वनियाँ कहलाती हैं। कोई समस्या इसमें नहीं होगी मुझे लगता है। प्रश्न इसी तरह से पूछे जाते हैं, जो प्रश्न होंगे अभी हम यहाँ पर देख भी लेंगे किस तरह के यहाँ पर प्रश्न पूछे जाते हैं। अब होंठ से बोले जाने वाले जो ध्वनियाँ हैं उनको ओष्ठ्य ध्वनि कहते हैं।
ओष्ठ ध्वनि कहते हैं, जो आपके होंठ से बोले जाते हैं, ओष्ठ से बोले जाते हों। जैसे छोटा ऊ और बड़ा ऊ, जब स्वर पढ़ रहे थे उसके वर्गीकरण में भी हमने यह देखा था कि उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण जब हम पढ़ रहे थे उसमें छोटा ऊ और बड़ा ऊ को हमने यहाँ देखा था कि ओष्ठ के आधार पर इनका वर्गीकरण होता है। ओ और औ हमने जो है क्या देखा था, यहाँ पर ऊ और ऊ के बारे में हमने यहाँ पर जो देखा था वह है ओष्ठ देखा था। ओष्ठ ओष्ठ जो होता है ओष्ठ से यह बोले जाते हैं। और पूरा का पूरा जो प वर्ग है, पूरा प वर्ग जो है वह भी ओष्ठ से बोले जाते हैं। जैसे आप प फ ब भ और माँ जब बोलते हैं तो इनके उच्चारण में आपके होंठ आपस में स्पर्श करते हैं। आपके मुख से निकलने वाली वायु को बाधा पहुंचती है आपके होंठों के द्वारा। आपके होंठ जो है रुक जाते हैं। जैसे आपने पा बोला, पा बोलने में आपके दोनों होंठ पहले सटे, फिर जब मुख खुला तो आपकी वायु कंठ से बाहर निकल पाई, है ना। ऐसा ही ना हो रहा है प फ ब भ म। आप दोनों होठों को अगर अलग करके पा का उच्चारण करेंगे तो कतई आप उच्चारण नहीं कर सकते हैं। तो पूरा प वर्ग जो है वह क्या है, यहाँ पर आपका ओष्ठ ध्वनियाँ कहलाती हैं। इस ओष्ठ ध्वनियाँ कहलाती हैं क्योंकि यह होंठ से बोले जाते हैं, ओष्ठ से बोले जाते हैं। इसमें भी समझने में कोई समस्या नहीं हुई होगी। हम बड़े आराम से इसको समझते हुए चल रहे हैं और आसानी से आपको समझ में आ भी रहा होगा। यह तो हो गया हमारा उच्चारण के स्थान पर 5 वर्गीकरण हमने यहाँ पर देख लिए। अब हम देखते हैं, अब जो है छठा जो वर्गीकरण आपका होगा उच्चारण के स्थान पर, वह होगा नासिका, यानी नाक से जो आपकी ध्वनियाँ उच्चरित होती हैं। तो नाक से उच्चरित होने वाली जो ध्वनियाँ हैं आपकी, इसमें स्वर नहीं आते हैं। स्वर आपके जो हैं वो नाक से उच्चरित नहीं होते हैं। सारे के सारे जो 11 स्वर हैं वो आपके नाक से उच्चरित नहीं होते, इसलिए एक भी स्वर आपका नासिका से उच्चरित नहीं होता है। यहाँ पर आपके जो भी वर्ग हैं, पाँचों जो वर्ग हैं, उनके अंतिम जितने वर्ण हैं आपके, वह सारे अंगा, इया, मा, ना और ना, यह जो है आपके नाक से उच्चरित होते हैं। और यह जो है 5वें स्थान पर तो उच्चरित होते ही हैं। का वर्ग, पा वर्ग, ता वर्ग, इन सब में जो है यह उच्चरित होते ही हैं। इसको इस वजह से द्विस्थानिक भी बोलते हैं, या 2 स्थानों से जो है उच्चरित होते हैं। एक तो नासिका हो गया इनका उच्चारण स्थान, और दूसरा हमारा जो इसका उच्चारण स्थान हो गया वह इनके अपने अलग अलग उच्चारण स्थान। जैसे हमने देखा था, क्या अभी पीछे देखा यहाँ पर कि यहाँ पर क वर्ग में अंगा जो है वह कंठ से बोला जाएगा। यहाँ पर चूंकि क वर्ग में आता है ना अंगा, यहाँ पर कंठ से बोला जाएगा। और तालु से चा छा जा जा इया, इया आपका यहाँ पर तालु से बोला जाएगा। और यहाँ पर आपने क्या देखा, नासिका से भी बोला जाएगा। मूर्धा से बोले जाने वाले में टाठा डाढ़ा अणा, अणा आपका यहाँ पर मूर्धा से भी बोला जाएगा और वहाँ पर आपका नासिका से भी बोला जाएगा। दंत से पूरा ता वर्ग, ताथा दाधा ना, ना आपका यहाँ पर दंत से भी बोला जाएगा और वहाँ पर आपने देखा नासिका से भी बोला जाएगा। अब ओष्ठ से देख लें, पा वर्ग जो है पाफा बाभा माँ, जो आपका माँ है अंतिम वर्ड, 5वां वर्ड माँ, वह जो है ओष्ठ से भी बोला जाएगा आपके और नासिका से भी बोला जाएगा। आपने नासिका में भी देखा ना इसको कि अंगा, इया, मा, ना और ना, यह जो है आपके नासिका से भी उच्चरित होंगे। माफ़ करिए, यह जो है हैंग होने की वजह से हो गया। तो यह जो है नासिका से भी आपके उच्चरित होंगे और आपके जो अलग अलग उच्चारण स्थान है वहाँ से भी उच्चरित होंगे। तो यह जो है द्विस्थानिक इस वजह से बोले जाते हैं, वह भी हम अभी आगे देखेंगे उसको। और साथ में जो हमारा अनुस्वार है, अंग जो है हमारा, यह भी जो है क्या होता है, नासिका से उच्चरित होता है। तो नासिका से उच्चरित होने वाली जो ध्वनियाँ होती हैं, जो व्यंजन होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, नासिक के व्यंजन बोलते हैं या नासिक के ध्वनियाँ कहते हैं इनको। ठीक है, इसमें आपको समझने में कोई समस्या नहीं हुई होगी। प्रश्न ऐसे भी पूछे जा सकते हैं, निम्नलिखित में से नासिक ध्वनियाँ कौन सी हैं। तो नासिक ध्वनियों को पहचानने में आपको समस्या नहीं हुई होगी। आपसे पूछ लिया गया कि द्विस्थानिक ध्वनियाँ कौन कौन सी हैं, तो इसमें भी आपके जो अंगा है, इया है, मा, ना और डा, यह जो आपके द्विस्थानिक हो गए। चूँकि यह 2 स्थानों से बोले जाते हैं, इनका उच्चारण स्थान 2 तरह से होता है, या तो ये नासिका से या तो अपने अपने अलग अलग उच्चारण स्थानों से। कंठ, तालु और मूर्धा, ये सारे इनके अलग अलग उच्चारण स्थान हैं। अब हम देख लेते हैं कंठ तालु, जो कंठ और तालु दोनों के संयोग से जो बोले जाते हैं वह ध्वनियाँ कौन कौन सी हैं। तो ऐसे 2 स्वर हैं जो कंठ और तालु से बोले जाते हैं, ए और ऐ। यह दोनों स्वर जो है आपके कंठ और तालु के संयोग से बोले जाते हैं। जैसे कंठ से, कंठ स्वर जब हम पढ़ रहे थे तो पढ़ा था क्या हमने, आ, और तालु से जो है हमने क्या देखा था, ई। आ ई के संयोग से ए बनता है। ठीक है, तो यह जो है कंठ और तालु के संयोग से बना, इस वजह से हम इनको क्या बोलते हैं, इन स्वरों को कंठ तालु स्वर बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर ए बना। अब ए भी इसी तरह से देख लें, ए और आ के संयोग से ए बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर कंठ और तालु के साथ साथ यहाँ पर कंठ आपका मिल गया है,
तो यह जो स्वर बना हमारा यह दोनों, वह क्या कहलाएंगे? कंठ तालु स्वर कहलाएंगे। कंठ तालव्य कह देते हैं इनके उच्चारण को, ठीक है ना। इनका उच्चारण जो होता है वह कंठ तालव्य कहलाता है। यह कंठ तालव्य ध्वनियाँ कहलाती हैं। ए और ऐ जो है कंठ तालव्य क्यों है, यह आपको समझ में आ गया होगा। क्यों समझ में, कैसे बनते हैं ये? चूंकि आ जो है आपके कंठ से उच्चरित होता है। जब हम स्वरों का वर्गीकरण देख रहे थे तो वहाँ पर हमने यह देखा था कि आ जो है आपके कंठ से उच्चरित होता है और जो ई है वह आपके तालु से उच्चरित होती है। तो आ कंठ से और ई तालु से, इसलिए कंठ तालु मिलकर कंठ तालव्य हो जाते हैं, ठीक है। और आ और ई के संयोग से ए और ऐ बनता है। बात समझ में आई आपको? तो यह चीज़ें आपको आसानी से समझ में आ गई होंगी। अब अगर ओ की बात करें और आओ की बात करें, ओ और औ की, यहाँ पर कोई व्यंजन नहीं होगा। व्यंजन एक भी जो है कंठ तालव्य नहीं होते हैं, सारे स्वर ही होते हैं। ए ऐ ओ औ यह जो है आपके कंठ तालव्य जो है स्वर ही होते हैं। यहाँ पर स्वर और व्यंजन दोनों हम एक साथ इसलिए देख ले रहे हैं जिससे आपको यहाँ पर तुलना करने में भी आसानी होगी और समझने में भी आसानी होगी। तो यहाँ पर हम वैसे व्यंजनों का वर्गीकरण देख रहे हैं, स्वरों को साथ में यहाँ पर देखते हुए चल रहे हैं हम। कंठोष्ठ की बात करें तो कंठोष्ठ ध्वनियाँ कौन कौन सी हैं? ओ और औ हैं आपके यहाँ पर, कंठोष्ठ ध्वनियाँ हैं ये। अब यहाँ पर कंठोष्ठ यहाँ क्यों कहलाती हैं? क्योंकि ओ जो है आ और ऊ के संयोग से बना है। यहाँ पर आ आपका कंठ है और ऊ आपका ओष्ठ है। कंठ और ओष्ठ से मिलकर जो है यह ओ बना है, ठीक है। तो यहाँ पर कंठ और ओष्ठ, कंठ ध्वनि आ हो गई और ओष्ठ ध्वनि क्या हो गई? आपकी ऊ हो गई। यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है ना, कुछ भी कठिन नहीं, यहाँ पर आप आसानी से समझ में आ रहा होगा। इसलिए ओ क्या होगा? आपका कंठोष्ठ ध्वनि होगी। क्या हो जाएगा यहाँ पर? कंठोष्ठ ध्वनि। कंठ और ओष्ठ दोनों के जो है संयुक्त रूप से यह संयोग से यह बना हुआ है। औ की बात कर लें तो यहाँ पर ओ और आ, इन दोनों के योग से क्या? औ बना है। तो कंठ और ओष्ठ यहाँ पर भी लगा हुआ है, दो व्यंजन यहाँ पर, दो स्वर यहाँ पर जुड़े हुए हैं, ओ और आ। यह दोनों कंठ और ओष्ठ से उच्चरित होते हैं। इस वजह से जो है ओ और आ क्या हो जाएगा? हमारा कंठोष्ठ व्यंजन हो जाए और कंठोष्ठ ध्वनि हो जाएगी और यह दोनों कंठोष्ठ स्वर कहलाते हैं, ठीक है। इसमें समझने में कोई कठिनाई नहीं हुई होगी। और अगर हम दंत ओष्ठ की बात कर लें, दांत और ओष्ठ की सहायता से बोले जाते हों, वह स्वर एक भी नहीं है। एक भी स्वर आपके जो हैं वह दांत और ओष्ठ की सहायता से नहीं बोले जाते हैं। एक व्यंजन है वा, यह जो है आपके दांत और ओष्ठ से बोला वाह। जब आप वाह बोलते हैं तो आपकी जिह्वा आपके दांत पर और आपका होंठ यहाँ पर जो है कार्य करता है। आप बोल वाह, वाह बोलने में आपका दांत और होंठ के कार्य बढ़ जाते हैं। आपके दांत और होंठ को कार्य करना पड़ता है, इस वजह से यह दंत ओष्ठ कहलाता है। दांत और वाह आप बोलते हैं तो आपका जो है दांत और होंठ यह दोनों आपस में क्रिया करते हैं, ठीक है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? हम दंतोष्ठ व्यंजन भी कहते हैं। इसको क्या बोलेंगे हम? दंतोष्ठ व्यंजन। इन पर आधारित जो प्रश्न है वह अभी हम देखेंगे क्लास के ख़त्म होने पर, ठीक है। तो आपको यह वर्गीकरण समझ में आ गया होगा। यदि आपको नहीं समझ में आता है तो आप हमसे प्रश्न भी पूछ सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में सीधा आप प्रश्न यहाँ पर पूछ सकते हैं। आपके सारे प्रश्नों का यहाँ पर उत्तर दिया जाएगा, या फिर आप टेलीग्राम पर भी हमसे जुड़ सकते हैं, वहाँ पर भी आपके सारे डाउट्स को क्लियर किया जाएगा। तो चलिए, इसको हमने समझ लिया कि उच्चारण स्थान के आधार पर हम किस किस तरह से इनका वर्गीकरण कर सकते हैं, कि जिस तरह से हम बोलते हैं उस आधार पर किस तरह से इनका वर्गीकरण हम कर सकते हैं। तो क्या हो गया? हमारा कंठ हो गया पहला, जिसमें छोटा बड़ा आपके दो स्वर हैं, साथ में का वर्ग, हा और आहा। उसके बाद जो है तालु हमने देख लिया, चा वर्ग, या और शा, साथ में ई और बड़ी ई तो होते ही है। मूर्धा से आपका री बोला जाता है, टा वर्ग और रा, और आपका मूर्धन्य सा। दंत से कोई भी स्वर आपके नहीं उच्चरित होते हैं, ता वर्ग और ला, साथ में दंत सा। यह जो है आपके दांत से बोले जाते हैं। ला को हम पार्श्विक व्यंजन भी बोलते हैं। ओष्ठ से बोले जाने वाले स्वर आपके दो हैं, ऊ और बड़ा ऊ। पा वर्ग जो है आपका होंठ से ही बोला जाता है। अब नासिका से बोले जाने वाले व्यंजन कौन से हैं? अंग है, अंगा है, इया है, माँ, ना और ना है। इनको नासिक व्यंजन भी हम बोलते हैं। अब कंठ तालु से बोले जाने वाले दो हैं यहाँ पर, ए और ऐ। कंठ ओष्ठ से बोले जाने वाले ओ और आओ। दंत ओष्ठ से बोले जाने वाले एक व्यंजन है, और बोले जाने वाला एक व्यंजन है, वाह है, ठीक है। यहाँ पर आपको कोई भी समस्या नहीं हुई होगी। चलिए, अब हम देखते हैं वर्ण संयोग क्या होता है। वर्ण संयोग जो है, कैसे हम दो वर्णों को मिलाकर उनके संयोग से एक नया जो है हम यहाँ पर अक्षर प्राप्त करते हैं, वर्ण प्राप्त करते हैं, उनको हम यहाँ पर देख लेते हैं। परीक्षा में यहाँ से भी प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। जैसे का, अध का और आपका मूर्धन्य शा, इन दोनों का जब संयोग होता है तो आपका जो है यहाँ पर, एक मिनट,
इन दोनों का जब संयोग होता है तो आपका यहाँ पर क्या प्राप्त होता है, क्ष प्राप्त होता है। क्ष, ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। क्ष जो है किन के संयोग से बनता है, ऐसे प्रश्न आए भी हैं, उन प्रश्नों को भी हम यहाँ पर देखेंगे। यह प्रश्न परीक्षा में आपके पूछा भी गया है। यहाँ पर आधा का और मूर्धन्य सा के योग से आपका क्ष बनता है। प्रश्न ऐसे भी पूछे गए इसमें, इसको भी आधा करके यहाँ पर आपका यहाँ पर अ जोड़ दीजिए। इस यह जो है चूंकि शाह है ना, यहाँ पर पूरा शाह है यहाँ पर ये, तो शाह को अगर हम हल लगा दें नीचे तो आधा हो जाएगा, साथ में आ लगा दें तो यह पूरा हो जाएगा। यह जो है अब क्या हो जाएगा, शाह हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरह भ्रमित करने के लिए ऐसे जो है लिख दिया जाता है कभी कभी इसको। तो यह जो है क्ष बनता है, क्षत्रिय वाला छा। ठीक है ना। तो इसका उच्चारण क्या होता है, छा नहीं होता, इसका उच्चारण क्ष होता है, क्ष। इसका उच्चारण शुरू में थोड़ा सा का आपको इस पर जो है इसमें उच्चरित करना पड़ता है। आधा का जो है थोड़ा सा उच्चारण में आपके आना चाहिए, क्ष होता है इसका उच्चारण। ठीक है, छा नहीं होगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर यह जो है क्ष जो है वह आधा का और मूर्धन्य सा के योग से बनता है, यह आपने देख लिया। अगला जो है इसको साफ साफ लिख देते हैं थोड़ा। आधा का और मूर्धन्य सा, इससे क्या बन गया आपका, क्ष बन गया। ठीक है। अब यहाँ पर आधा त और रा, इन दोनों के योग से क्या बनेगा, त्रा बनेगा, त्रा। ठीक है ना। आधा ता होगा, इस बात का आपको ध्यान में रखना है, और रा जो होगा वो पूरा होगा। ठीक है। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर यहीं से आपसे परीक्षा में जो है आपसे प्रश्न जो है भ्रमित करना शुरू कर देते हैं एग्जाम में। ठीक है ना, कि आपको यहाँ पर ऐसे दे दिया आधा ता और आधा रा, आप यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएंगे। ता और रा से होता है, लेकिन आपने यहाँ पर आधा नहीं देखा, कौन सा किसके नीचे हल लगा होता है किसके नीचे नहीं। तो यहाँ पर हलंत वर्णों का भी ध्यान रखना आपको। ता में ही हल लगेगा और रा में हल नहीं होगा, रा तो पूरा होगा। ठीक है ना। यहाँ पर या फिर ऐसे यहाँ पर आ लग जाए तब। ठीक है ना। त्रा, यह जो है त्रा जो है आपका क्या हो जाएगा, इस तरह से बनेगा। ठीक है। तो यह हमने देख लिया। अब जो अगला है वह जो है, एक मिनट, आधा जा और इया, एक मिनट, जा और इया, इया आपका पूरा होगा, क्या बनेगा आपका, ज्ञा बनेगा, ज्ञा से ज्ञानी। ठीक है। यहाँ पर ज्ञा बनेगा, यहाँ पर भी ज्ञा पूरा होगा और जा जो है आधा होगा। ठीक है ना। अगर हम पूरा शा और रा की बात करें तो श्रा बनेगा। ठीक है, श्रा। ये सब संयुक्त व्यंजन है, यह संयुक्त अक्षर भी कहलाते हैं। ठीक है ना। तो यह संयुक्त, यह दो व्यंजनों के, दो वर्णों के संयोग से बनते हैं। इस वजह से इनको मूल रूप से व्यंजनों में नहीं रखते हैं हम, लेकिन वर्णमाला में जरूर यह आते हैं। ठीक है। तो यह चार तो जो है आपके संयुक्त वर्ण जो हैं, आपके संयुक्त अक्षर जो है वर्णमाला में आते ही हैं। इन चारों को हमने देख लिया, और भी बहुत सारे हैं, उनको भी हमें देखना है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें संयुक्त अक्षरों की, संयुक्त अक्षरों की, तो सिर्फ इतने ही नहीं होते हैं, संयुक्त अक्षर बहुत सारे हैं। जैसे आपका यहाँ पर क्या हो गया, आधा हा और ना, यह जो है आपने इस तरह से देखा होगा, ना, हुना। ठीक है ना। यहाँ पर यह भी जो है आपका संयुक्त व्यंजन, जैसे उन्हें लिखना होता है ना, उन्हें, उन्हें लिखते हैं ना हम, आधा ना। ठीक है ना। तो यहाँ पर इसका जो है हम प्रयोग करते हैं। ठीक है। यहाँ पर आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। जैसे हम तुम्हारे में आधा मा और हा प्रयोग करते हैं ना, आधा हा और मा जो है प्रयोग करते हैं। यह भी जो है आपका जो क्या हो जाएगा, आधा हा और ना, मा। ठीक है ना। आपको यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है कि उन्हें में तो आधा ना है, आधा ना नहीं होता उन्हें में। ठीक है ना। आधा हा ही होता है। वहाँ पर आपने अगर इस बात का भ्रम हो कि आधा हा होता है आधा ना होता है, तो यहाँ पर भ्रमित मत होइएगा, आधा हा ही होगा और यहाँ पर ना होगा। ठीक है ना। जैसे बहुत सारे वर्ण आपके शब्द ऐसे बनते हैं इस जो है संयुक्ताक्षर की मदद से। ठीक है ना। तो यह हमने देख लिया। अब जो अगला हम देख लेते हैं, जैसे बुद्धि में हम देखते हैं ना, अतः दा और धा। ठीक है ना। तो यह क्या हो जाता है, धा। ठीक है ना। तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर आपने जब नीचे धा देखा ना, इसका मतलब यह कतई नहीं है कि यह जो धा है वो आधा है, यह धा आधा नहीं। इसको अगर थोड़ा स्पष्ट लिखें तो यह किस तरह से लिखा जाएगा, दा और यह पूरा धा, यह, अरे यह जो है पूरा का, ये कहाँ से प्रकट हो जा रहा है,
तो यह जो है पूरा धा होता है और दा आधा होता है, ठीक है ना। इसको और थोड़ा सा क्लियर कर दूं मैं तो इसको ज़्यादा दा और धा, अरे ये धा लिखने में क्या इसका हो, इस तरह से इसको लिखा जाएगा, ठीक है ना, आधा दा और धा। तो यहाँ पर इस तरह से इसको लिखा जाएगा। आप जब यहाँ पर बुद्धि लिखा हुआ देखते हैं ना, जैसे मैं लिख ही दूं, जैसे मैंने यहाँ पर बुद्धि, आप बार बार यहाँ पर बहुत सारे लोग इस बात में भ्रमित रहते हैं कि यहाँ पे धा जो है वो आधा है, लेकिन यहाँ पर धा आधा नहीं है। देखिए एक बात मैं आपको बता दूं, जो भी यहाँ पर वर्ण नीचे होता है ना, जैसे मैंने लिखा प्रेम, जैसे मैंने लिख दिया मान लिया प्रेम, बहुत सारे लोगों को ये भ्रम होता है कि जो रा है वह क्या है, यहाँ पर आधा है, पा पूरा है, रा आधा है, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रश्न यहाँ से भी आपके परीक्षा में आते हैं, यहाँ पर रा पूरा है और पा आधा है, इस बात का ध्यान रखिएगा आप लोग। यहाँ पर प्रेम में आपका पा आधा है, यहाँ पर पा आधा है और रा पूरा है, ठीक है ना, धन म, इस तरह से यह होगा, ठीक है ना, आधा पा र धन ए और म, ठीक है ना। प्रेम इस तरह से जो है इसका उच्चारण होता है, पा में रा पूरा होता है। जब भी आपका कोई वर्ण नीचे आ जाए, ठीक है ना, तो वह पूरा होगा, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। जैसे एक और उदाहरण मैं आपको देता हूं, इसको एक और उदाहरण से आप समझिए कि जब आप अंक लिखते हैं ना, अंक जब आप लिखते हैं, चलिए यहां पर हम ऊपर अनुस्वार नहीं लगाते हैं, यहां पर अंक जब आपने लिखा तो यहाँ पर इस तरह से भी अंक लिखा जाता है। तो यहाँ पर आप इस बात का भ्रम आप जरूर, आपने ऐसा अंक लिखा हुआ देखा होगा, या फिर गंगा, जैसे मैंने गंगा लिखा तो आपने गंगा को इस तरह से भी लिखा हुआ देखा होगा। मतलब क्या हुआ, ये गा आधा है क्या, गंगा में चूंकि यह नीचे है तो आधा है क्या, नहीं, यह नीचे है इस वजह से यह पूरा है, ठीक है ना। जो आधा है उसको तो ऊपर लिखा जाएगा, ठीक है ना। जैसे राष्ट्र, राष्ट्र में रा पूरा है, टा आधा है, ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है, जो भी नीचे होगा वह पूरा होगा, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर और भी बहुत सारे शब्द देखे जा सकते हैं, जैसे बुद्धि तो हमने देख ही लिया, और भी बहुत सारे शब्द जैसे द्वितीय, चलिए यहाँ पर हम देखते हैं द्वितीय, द्वितीय, यह द्वितीय लिखा है ना, यहाँ पर जो दा है वह आधा होगा और वा जो है वह पूरा होगा। बात आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं ऐसे, आपको द्वितीय लिखकर दे दिया और बोला इसको अलग अलग कैसे लिखा गया है, इसका जो है वर्ण का जो क्रम है वह क्या है, ऐसे प्रश्न आपके पूछ लिए गए। तो आपको यहाँ पर कन्फ्यूज नहीं होना है, भ्रमित बिल्कुल नहीं होना, ठीक है ना। तो ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आ ही जाते हैं अक्सर, ठीक है ना। थोड़ा सा अगर टफ करना हुआ एग्जामिनर्स को तो आपके ऐसे प्रश्न वह दे ही देते हैं, ठीक है ना। आपको यह बात समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पर आपने देख लिया दा और धा के निर्माण से क्या बनेगा यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ पर धा है, ठीक है ना, यह जो है आपका संयुक्त व्यंजन हो गया। और इसी तरह से अगर हम देख लें आधा दा और या का जब निर्माण, जब संयोग होगा तो यहाँ पर दया प्राप्त होगा, ठीक है ना। जैसे विद्या आप लिखते हैं ना, विद्या, ठीक है ना, यहाँ पर आधा दा होगा और या होगा, ठीक है ना। यह दोनों के संयोग से यह बनेगा, इन दोनों वर्णों के संयोग से यह बनेगा। यह चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब जो है और यहाँ पर हम देख लेते हैं कुछ, जैसे मैंने इसको डिलीट कर दिया, थोड़ा इसको एडजस्ट कर लेते हैं, हाँ। अब जैसे हम देख लें, अभी मैंने द्वितीय देखा ना, आधा दा और वा, यह दोनों जब मिलेंगे तो द्वा हो जाएगा, ठीक है ना। इस बात का आपको ध्यान रखना है, आधा दा और वा। चलिए थोड़ा इसको और स्पष्ट कर देता हूं मैं, इस तरह से, ठीक है ना। तो यह जो है आधा दा और वाह होगा यहाँ पर। ऐसे प्रश्न जो अगर आए आपको तो भ्रम बिल्कुल नहीं भी होना चाहिए आपको, और यहाँ पर आराम से यह जो है प्रश्न आपका हो जाएगा। अब जैसे हम देख लें, अगर रा के साथ, आधा रा के साथ, अभी मैंने आपको बताया भी और फिर से हम देख लेते हैं एक बार, आधा रा के साथ जब भी कोई व्यंजन आएगा, जब भी कोई व्यंजन आएगा और शुरू में क्या है, अगर आधा रा है तो वह जो है
रेफ में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है ना। रेफ क्या होता है, जो ऊपर लगता है, जैसे कर्म, कर्म लिखते हैं ना, तो यहाँ पर जो रा है, अब यह रा जो ऊपर आ गया, देखिए जब नीचे था प्रेम, प्रेम में यह रा नीचे था तो यह रा पूरा था, लेकिन जब यहाँ पर रा ऊपर चला गया, कर्म में यह रा ऊपर चला गया, अब यह रा आधा हो गया। रा आधा जब हो गया तो माँ के सर पर बैठ गया जाकर, ठीक है ना, छोटा है तो सर पर बैठेगा ही, ठीक है ना। तो इस बात को आप ध्यान में रखना, ऐसे भी आप इसको याद कर सकते हैं, जो आधा होगा वो सर पे जाके बैठ जाएगा, तो यह रेफ कहलाता है। वैसे इसको क्या बोलते हैं, हम रेफ बोलते हैं, ठीक है ना, रेफ। परीक्षा में यह भी पूछा जा सकता है आपके, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। तो यह हो गया, यहाँ पर क्या होगा, रा जो है आधा होगा तो यह ऊपर चला जाएगा, रेफ बन जाएगा, ठीक है ना। और यही जब व्यंजन आधा हो जाए और रा पूरा हो जाएगा, मैं इसको एक बार साफ लिख देता हूँ थोड़ा सा, यह जो है क्या हो जाएगा, इसको क्या बोलेंगे हम, इसको हम बोलेंगे रेफ, ठीक है। इस बात को आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अब जो अगर यहां पर व्यंजन आधा हो गया, व्यंजन आधा हो गया और रा जो है वह पूरा हो गया, अगर रा पूरा हो गया तो यह जो है इस तरह से आपके जो है पूरे रा को हम इस तरह से यहाँ पर ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना। इसमें जैसे प्रेम मैंने बताया ना, प्रेम, यहाँ पर यह रा है, ठीक है ना, इस तरह से इसको लिखा जाएगा, राष्ट्र, यहाँ पर देख रहे हैं ना, इस तरह से, ठीक है ना। और यह क्या है आपका, आधा टा का जो है सिंबल है, ठीक है ना, राष्ट्र, इस तरह से आपका यह हो जाएगा। इसमें कोई समस्या नहीं होगी समझने में आपको। अगर व्यंजन आधा है और रा पूरा है तो यह जो है इस तरह से लिखा जाएगा, और रा आधा है और व्यंजन पूरा है तो उसको इस तरह से हम लिखेंगे। समस्या नहीं हुई होगी, समझ में आ गया होगा आसानी से। अब हम देख लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा, जैसे कुछ भी लिख दें, क्रम, क्रम में क में रा पूरा है, क्रम में का आधा है, ठीक है ना, और रा पूरा है, ठीक है ना। यह जो है इसमें इन सारे वर्णों का प्रयोग हुआ है, ठीक है ना। यह बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम देख लेते हैं कुछ और, यहाँ पर संयुक्त जो है संयोग से, कैसे वर्णों के संयोग से वर्ण बनते हैं, इनको हम देख लेते हैं। जैसे अगर व्यंजन आधा होगा और साथ में अगर री होगा, ठीक है, तो यह जो है इस तरह से लिखा जाएगा, जैसे यहाँ पर इस तरह से इसको लिखा जाएगा, ठीक है ना। जैसे अगर हम बात करें कृपा, ठीक है ना, यहाँ पर क्या है, का आधा है और साथ में क्या है, यहाँ पर री है, ठीक है। तो यह आपको समझ में आ गया होगा, यह इस तरह से इसका प्रयोग हुआ, ठीक है ना। अगर हम देखें यहाँ पर और भी कुछ चीज़ों को हमें देख लेना चाहिए, जैसे अगर आधा रा है और साथ में ऊ का प्रयोग हुआ है, ठीक है ना, तो यह जो है रू हम इस तरह से लिखते हैं, ठीक है ना, रू ऐसे, यहाँ पर गोला नहीं बनेगा, ठीक है ना, इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर आपका यह जो घुंडी होता है ना, गोला बनता है यहाँ पर, जैसे इसको सिर्फ ऐसे हम लिखेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर छोटा ऊ है अगर रा के साथ, तो यहाँ पर सिर्फ इसको ऐसे हम ऐसे घुमाकर नीचे लिखेंगे, ठीक है ना, रू ऐसे बनेगा, रू, ठीक है ना, छोटा ऊ के साथ, ठीक है ना। जब बड़ा ऊ हो जाएगा, यहाँ पर मान लिया रा के साथ यहाँ पर बड़ा ऊ है, तब यह जो है किस तरह से लिखा जाएगा, रू, ठीक है ना। इसको आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर भी भ्रम बना रहता है, अक्सर जो है लोगों को इस बात में भी भ्रम बना रहता है कि कैसे इसको लिखा जाए, ठीक है। तो यह ऐसे लिखे जाते हैं, इसमें आपको कोई समस्या नहीं हुई होगी। अगर हुई है तो आप टेलीग्राम पे भी हमसे जुड़ के प्रश्नों को पूछ सकते हैं, वहाँ पे आपके सारे प्रश्नों को हल किया जाएगा। और यदि आप कमेंट बॉक्स में भी प्रश्न पूछते हैं तो वहाँ पर भी आपको प्रश्नों का हल दे दिया जाएगा, ठीक है। तो यह जो है जो पूरी जितने भी यहाँ पर संयोग हो सकते थे, जितने भी संभावनाएं हो सकती थी व्यंजनों के यहाँ पर संयोग के, उन सबको हमने यहाँ पर देख लिया। अब आगे जो है हम देख लेते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे यहाँ पर कुछ विशेष तथ्य जो हैं हिंदी वर्णमाला को लेकर, उन सबको देख लेते हैं जो कि परीक्षा में पूछे जाते हैं यहाँ से प्रश्न। तो यहाँ से जो प्रश्न पूछे जाते हैं वह सबसे पहला, मैं आपको पहले भी जब स्वर पढ़ा रहा था तो मैंने आपको यह बात बताई थी, खैर यहाँ पर आपकी वह सारी चीज़ें दोहरा भी जाएंगी।
तो जो अ होता है वह अंग्रेजी से आगत है या ग्रहित है, जो ग्रहण कर लिया जाए उसको ग्रहित बोलते हैं, ठीक है ना। और आगत मतलब आया हुआ है, अंग्रेजी से आया हुआ स्वर है, ठीक है ना। इसको स्वर की श्रेणी में रखते हैं। जो अ है इसको हम क्या किस में रखते हैं, स्वर की श्रेणी में। इसको मिलाकर आगत स्वर को मिलाकर स्वरों की कुल संख्या 12 हो जाती है हिंदी में, ठीक है ना। और यहाँ पर हिंदी में कुल कितनी हो जाएगी, 12। वैसे हिंदी में कितनी होती है, 11 ही होती है, ठीक है ना। अगर आगत स्वर को जोड़ लिया जाए तो कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी, ठीक है। अंग्रेजी से आया हुआ है, और अंग्रेजी डॉक्टर लिखते हैं ना, डॉक्टर। हिंदी में इसका कोई उच्चारण नहीं होता। हिंदी में, हिंदी के शब्दों में इसका कोई उच्चारण आपको नहीं मिलेगा। अंग्रेजी के ही शब्दों में इसका जो है उच्चारण आपको मिलेगा, ठीक है ना। कॉफ़ी, डॉक्टर, शॉप, यहाँ पर जैसे आप कॉफ़ी लिखते हैं ना, कॉफ़ी, अ की मात्रा, अ का उच्चारण यहाँ पर कर रहे हैं। डॉक्टर में अ का उच्चारण आप कर रहे हैं। हिंदी में नहीं होंगे ये सारे, हिंदी के शब्दों में आपको यह नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। यह आगत है कहाँ से, अंग्रेजी से। तो यह सारी चीज़ें हो गई, उदाहरण भी हमने इनका देख लिया। अब कुछ और हैं आगत व्यंजन, उनको भी हम देख लेते हैं। जैसे क, ख, ग, जा और फा, ठीक है ना। यह आपके कंठ के नीचे से बोले जाएंगे। यह फारसी से आगत हैं, उर्दू में इनका प्रयोग ज़्यादा होता है, ठीक है ना। उर्दू में इनका प्रयोग अधिक होता है। अधिक क्या मतलब, उर्दू में ही इनका प्रयोग होता है, ठीक है ना। तो अब यह हिंदी में भी प्रयोग होने लगे हैं। जैसे यहाँ पर सफ़ीर, जैसे मैंने लिखा यहाँ पर सफ़ीर, यहाँ पर फा के नीचे मैंने नुक्ता लगा दिया। अब यह जो है नुक्ता जब लग गया यहाँ पर, तो यह जो है फा पढ़ा जाए, इसको फा नहीं पढ़ेंगे, इसको फा पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो सफ़ीर हो जाएगा यह, ठीक है ना। तो इस तरह से यह मेरा उपनाम है वैसे, सफ़ीर, जिस नाम से मैं पोइट्री करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे फ़कत, फ़कत यहाँ पर लिखते हैं ना सिर्फ, फ़कत, ठीक है ना। तो यहाँ पर फ़ा जो है उसके नीचे भी नुक्ता है, क के नीचे भी नुक्ता है, फ़कत, ठीक है ना। तो यह जो है फारसी से आए हुए उर्दू के शब्दों में इनका प्रयोग होता है। यह उर्दू के हैं, ठीक है ना, उर्दू, ठीक है ना, यह उर्दू में प्रयोग होते हैं। अगर हम इन व्यंजनों को साथ में जोड़कर इसको आगत, जितने भी आगत व्यंजन हैं, आगत स्वर हैं, आगत ध्वनियाँ हैं, जो भी कहें, इन सबको अगर जोड़ दिया जाए तो कुल जो व्यंजनों की संख्या हो जाएगी आगत ध्वनियों को मिलाने के बाद, ठीक है ना। तो 5 ये और एक 6 एक्स्ट्रा बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। तो आगत वर्णों की संख्या, आगत ध्वनियों की संख्या कितनी हो जाएगी आपके वहाँ, आगत ध्वनियों की संख्या कितनी हो जाएगी हिंदी में, 3, 2, 5 और यह है औ, ठीक है ना, 6। कुल आगत ध्वनियाँ कितनी है, आगत ध्वनियाँ, सारी जो आगत ध्वनियाँ हैं उनको अगर उनकी बात करें तो कितनी है, वह 6 हैं, ठीक है। आपको यहाँ पर भ्रम तो नहीं हो रहा हो किसी प्रकार का कि आगत ध्वनियाँ क्या है, मैंने आपको बता ही दिया। और यहाँ पर 6 कैसे हैं, एक इसको जोड़ लें, और यह जो है अंग्रेजी से लिया हुआ अ और फारसी से लिया हुआ का खा ग और जा और फा, ठीक है ना। यह जो है आपके क्या हो जाएंगे, आपके आगत हो जाएंगे, वह फारसी से और वह जो है अंग्रेजी से, ठीक है। इसमें कोई समस्या नहीं हुई होगी। और सारे वर्णों को अगर मिला दिया जाए आगत को और हिंदी के, तो 6 और आप जोड़ लीजिएगा, ठीक है ना। 52 में 6 और जोड़ लीजिएगा, 52 + 6 आप इसको जोड़ लीजिएगा, ठीक है ना। कितने हो जाएंगे, 58। तो यह आपका हो जाएगा। अब अगर हम अंगा की बात करें, इया की बात करें, माँ की बात करें, ना और ना, इनकी बात करें, तो मैंने अभी आपको पीछे जब बताया ना, अभी यहाँ पे उच्चारण स्थान के आधार पर, तो यह 2 स्थानों से उच्चरित होते हैं। जैसे यह कंठ से तो बोला ही जाएगा, साथ में नासिक से भी, नासिका से भी बोला जाएगा, ठीक है ना। तो नासिक तो एक शहर है, ठीक है ना, नासिका से बोला जाएगा। इस वजह से 2 स्थानों से इसका उच्चारण हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यह 2 स्थानों से उच्चारण होने की वजह से यह द्विस्थानिक वर्ण भी कहलाते हैं, ठीक है ना। यह सारे के सारे अपने उच्चारण स्थान से तो बोले ही जाएंगे, साथ ही साथ किससे भी बोले जाएंगे, आपके नासिका से भी बोले जाएंगे, नासिक के ध्वनियाँ भी हैं यार, ठीक है। तो यह जो है द्विस्थानिक कहलाते हैं, 2 स्थानों से इनका उच्चारण होता है, ठीक है। इसमें कोई भ्रम बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है ना। तो 2 स्थानों से बोले जाने की वजह से इनको क्या बोलते हैं, नासिक वर्ण भी बोलते हैं। अब ना हो गया, ला हो गया और दंत सा हो गया, ये दांत से तो बोले जाएंगे, दंत ध्वनियाँ तो हैं ही। अभी पीछे हमने देखा ना दंत, अरे भाई जब हम दंत ध्वनियाँ पढ़ रहे थे तो हमने देखा ना
ला हो गया, सा हो गया, और ता था दाधा ना में ना आता है, ठीक है ना। इसके साथ इसकी इसी वर्ग में क्या आएगा, ना आएगा। ना, ला और सा, यह तीनों आपके दंत तो हैं ही, लेकिन वर्त्स भी हैं ये, ठीक है ना। वर्त्स, वर्त्स इनका जो है उच्चारण क्या होगा, वर्त्स कहते हैं इसको, ठीक है ना। वर्त होता है जो दांत के ऊपर आपके जीभ से महसूस करिए तो एक खुरदुरा सा भाग जो बचता है आपका, वह वर्त्स होता है, ठीक है ना। इनका उच्चारण हम वर्त्स भी करते हैं, ठीक है ना, वर्त्स। तो वर्त्स से जब इसका उच्चारण होता है तो इसको वर्त्स ध्वनि भी बोलते हैं, ठीक है ना। अगर आपकी परीक्षा में पूछा जाए कि ना, ला या सा में से कोई भी देकर कि इनका उच्चारण स्थान क्या है, इसका उच्चारण स्थान क्या है, तो वर्त्स ही लगाएंगे। दंत अगर नहीं है, दंत भी अगर है वहाँ पर विकल्प में, ठीक है ना, दंत और वर्त्स दोनों लिखा हुआ है तो आप इसी पर टिक करेंगे, यही आपका सही होगा। यही जो है हिंदी विभाग ने इसको सही माना है, ठीक है ना। तो केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने इसको सही माना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर वर्त्स जो है वह ना और ला और सा हो जाता है, ठीक है ना। अगर यहाँ पर विकल्प में नहीं है वर्त्स तो आप दंत को लगाएंगे आप टिक, ठीक है ना, दंत को आप तब टिक करेंगे। लेकिन यह दंत से भी इनका उच्चारण होता है, इसमें आपको कोई भ्रम नहीं हुआ होगा, ठीक है ना। एक चीज़ और यहाँ पर है कि एक ही व्यंजन का 2 बार आना द्वित्व कहलाता है, ठीक है ना, द्वित्व। एक ही व्यंजन अगर 2 बार आ गया, एक बार आधा और एक बार पूरा, तो वह क्या कहलाएगा, द्वित्व कहलाएगा। अभी ऐसे प्रश्न मैंने यहाँ पर रखे हैं जिससे आपको यहाँ पर समझने में आसानी होगी, ठीक है ना। तो यह आपको समझ में आ गया होगा कि वर्णमाला को लेकर कुछ विशेष तथ्य थे जहाँ से प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो हैं यही हैं, इनसे प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। इनसे बाहर कोई भी प्रश्न आपका वर्णमाला से संबंधित नहीं आने वाला है। हमने काफ़ी डिटेल में इसकी चर्चा कर ली। अब हम कुछ प्रश्न जो है यहाँ पर वर्णमाला से संबंधित उनको यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से अयोगवाह है। अयोगवाह जब हम पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि जहाँ पर भी वर्ण के साथ चिन्हों का योग ना हुआ हो उनको क्या बोलते हैं, अयोगवाह बोलते हैं। जैसे अंग हो गया, यहाँ पर अनुस्वार का जो है आ के साथ योग नहीं है, इस वजह से यह अयोगवाह ध्वनि है। आहा, यह जो है यहाँ पर विसर्ग जो है, यह विसर्ग का आ के साथ योग नहीं है, इस वजह से आ के साथ योग नहीं है, आ के साथ इसका योग नहीं है, इसलिए क्या हो गया, अयोगवाह हो गया, ठीक है ना। तो यह जो है अयोगवाह ध्वनियाँ। तो यहाँ पर अनुस्वार और विसर्ग यह दो जो हैं अयोगवाह ध्वनियाँ होती हैं। विकल्प में क्या क्या है इसको देख लेते हैं। अयोगवाह ध्वनि, विसर्ग, महाप्राण, संयुक्त व्यंजन या अल्प प्राण। तो यहाँ पर विसर्ग जो है आपकी क्या है, विसर्ग मैंने आपको बताया ना, अंग और आहा, अनुस्वार और विसर्ग यह दोनों क्या होते हैं, आपके अयोगवाह ध्वनियाँ होती हैं। तो विसर्ग आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर अयोगवाह ध्वनि कौन सी है, आपका विसर्ग अयोगवाह ध्वनि है, ठीक है, यहाँ पर कोई समस्या नहीं हुई होगी। अब जो है यहाँ पर जो अगला प्रश्न है वह है कि व्यंजन वर्गीकरण की दृष्टि से ला, यहाँ पर ला के बारे में पूछा रहा है, किस वर्ण भेद में रखा जाएगा, ला को किस वर्ण भेद में रखा जाएगा, मूर्धन्य में, वर्त्स में, कंठ में या दंते में। यहाँ पर अभी हमने देखा, जस्ट पीछे देखा अभी हमने, यहाँ पर जब इसको पढ़ रहे थे, ना, ला और सा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका वर्त्स हो जाएगा। ऐसे प्रश्न को मैंने यहाँ पर क्यों रखा, जिससे मैं आपको यहाँ पर समझा सकूँ। यहाँ पर दंत भी विकल्प में है, वर्त्स भी विकल्प में है। अब आपको बताना है क्या सही होगा। मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पर जब भी यह दोनों विकल्प में हो तो वर्त्स को ही आपको टिक करना है, दंत को टिक नहीं करना है, ठीक है। दंत आपका सही नहीं होगा, वर्त्स ही आपका सही होगा, ठीक है ना। तो वर्त्स से जो है इसका उच्चारण होता है, इस वजह से यह पार्श्विक ध्वनि भी है, पार्श्विक व्यंजन भी इसको बोलते हैं, ठीक है ना। पार्श्व भाग से आपके यहाँ पर जो है हवा है वह बाहर निकल जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर वर्त्स से हो जाएगा आपका सही उत्तर। अब अगला जो है वह क्षा है। अभी मैंने पीछे आपको समझाया। तो ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं आपकी परीक्षा में, यह आए हुए प्रश्न है आपकी परीक्षा में, ठीक है ना। ये आए हुए प्रश्न है या फिर आने की इनकी संभावना है, ये तो प्रश्न आया ही है आपकी परीक्षा में। क्षा जो है वर्ण किसके योग से बनता है, क्षा जो है किसके योग से बनता है। अभी पीछे मैंने यही उदाहरण दिया आपको, इसी से मैंने आपको समझाया था। तो यहाँ पर आपको कोई शक नहीं है, यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूँ। अब जो है आपका सही विकल्प क्या हो जाएगा, हमारा सही विकल्प आधा का और शा के साथ आ जोड़ दें। मैंने क्या बताया अभी, आधा का या फिर शा ऐसे लिख दिया जाएगा, या फिर थोड़ा भ्रम आपको और पैदा करने के लिए आधा का के साथ शा को भी यहाँ पर मूर्धन्य शा को भी आधा करके आ जोड़ देंगे साथ में, ठीक है ना। आधा शाह और आ को जब आप जोड़ते हैं तो यह जो है शाह ही हो जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे भ्रम पैदा करने के लिए ऐसे इसको लिख दिया, तो आपको यहाँ पर कोई भ्रम वैसे हुआ नहीं, चूँकि आप विद्वान व्यक्ति हैं। यहाँ पर आपकी विद्वता ने यहाँ पर आपके भ्रम को ख़त्म कर दिया और आपने ए विकल्प को सही कर दिया।
ठीक है, कोई समस्या नहीं हुई। अब यहाँ पर एक और आपका प्रश्न है कि पंचांग शब्द से उच्चरित ध्वनियों का लेखन निम्नलिखित में से किस में हुआ है? पंचांग ध्वनि से जब हम पढ़ रहे थे पीछे अपनी पिछली क्लास में, तो वहाँ हमने इस बात को देखा था कि पंचांग कैसे लिखा जाएगा। पंचांग कैसे लिखा जाएगा? यहाँ पर अनुस्वार है ना, इसको हम किस तरह से उच्चरित करेंगे? यहाँ पर क्या करेंगे, पा के साथ क्या होगा यहाँ पर, चूंकि यहाँ चा है ना, अगला जो वर्ण है वह चा है, अगला व्यंजन चा है, तो च छ ज झ यहाँ आप लिख दीजिए, च छ ज झ और इया, ठीक है ना। यह चा वर्ग में आता है, चूंकि पंचांग में चा वर्ग में आता है, और इसमें अनुनासिक कौन सा है जो नाक साहब के बोला आता है? इया है, पंचम वर्ण ही अनुनासिक होता है ना। तो यहाँ पर चूंकि यहाँ इया जो यहाँ विसर्ग है यह नाक से बोला जाता है, और यहाँ पर भी अनुनासिक है, नाक से बोला जाता है, तो यहाँ पर यह जो है इया की तरह प्रयोग होगा। यह जो अनुस्वार है यह इया की तरह प्रयोग होगा, आधा इया की तरह, ठीक है ना। पन, अब यहाँ पर चा, यहाँ पर चा लिख दीजिए साथ में आप, और यहाँ पे गा है। अब देखिए यहाँ पर भी एक अनुस्वार लगा हुआ है, लेकिन उसके पहले यहाँ बाद में यहाँ पर क्या है, गा है। जब गा है तो यहाँ पर लिख देते हैं हम, गा किस वर्ग में आएगा? क, ख, ग, घ, अंगा, यानी कि गा जो है वह किस वर्ग में आता है? का वर्ग में आता है। और का वर्ग में अंतिम वर्ण कौन सा है, यानी अनुनासिक वर्ण कौन सा है, पंचम वर्ण कौन सा है? तो वह अंगा है, ठीक है ना। चा के साथ क्या होगा, यहाँ पर अंगा जुड़ जाएगा, ठीक है ना। यह अनुस्वार जो है वह किस में बदल जाएगा? अंगा में बदल जाएगा। और यह अनुस्वार किस में बदल गया? इया में बदल गया। क्यों बदल गया इया में? क्योंकि यहाँ चा था, और यह अंगा में क्यों बदल गया? क्योंकि यहाँ पर गा था, ठीक है ना। अब यह अंगा में बदल गया। अब यह जो है गा यहाँ पर हूबहू ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है ना। यह क्या हो गया? पंचांग, ठीक है ना। ऐसा किस विकल्प में लिखा हुआ है आपको देख लेना है। पंचांग यहाँ पर इस विकल्प में ऐसा लिखा हुआ है। यहाँ पर इसको आधा कर दीजिए, ठीक है ना। यहाँ पर इसको, यह तो आधा है ही, यहाँ पे अंगा को भी आधा लिख देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर हमारा कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? हमारा विकल्प सी सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वह है द्वित्व का प्रयोग किस शब्द में नहीं हुआ है? द्वित्व, अभी मैंने आपको पीछे बताया द्वित्व कौन से होते हैं, जब एक ही वर्णों को दो बार प्रयोग किया जाए। जब एक ही वर्ण को दो बार प्रयोग करते हैं तो वह क्या होता है? द्वित्व कहलाता है। सच्चा में चा यहाँ पर भी है, चा यहाँ पर भी है, दो बार इसका प्रयोग हुआ है, इस वजह से यह तो द्वित्व है। कुत्ता में ता यहाँ पर भी है, और ता जो है उसके बाद भी आधा ता और ता, यहाँ पर यह भी द्वित्व हो गया। वल्गा में देखिए आधा ला है, फिर ला नहीं है, वल्ला नहीं है, वल्गा है, गा है यहाँ पर लिखा हुआ ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यह द्वित्व नहीं है, ठीक है ना। वल्गा जो है वह बग्गा में देखिए यहाँ पे आधा गा है और यहाँ पर पूरा गा है, तो यह तो द्वित्व हो गया, ठीक है ना। यह भी द्वित्व है, यह द्वित्व है, और यह भी द्वित्व है। वल्गा जो है वह द्वित्व नहीं है, ठीक है। वैसे वल्गा का जो अर्थ है वह लगाम होता है। लगाम जो घोड़े के मुंह में लगाया जाता है ना, ऐसे एक खांचे की तरह यहाँ पर दो रस्सियाँ ऐसे बंधी होती हैं जिसको आप लगाम में पकड़ते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे मुंह में उसके खांचे में ऐसे डाल दिया जाता है घोड़े के, तो इसको क्या बोलते हैं? हम वल्गा बोलते हैं, ठीक है ना। लगाम को हम वल्गा बोलते हैं। ये बातें आपको समझ में आ गई। अब जो है यहाँ पर पूछा जा रहा है उत्क्षिप्त ध्वनि का प्रयोग हुआ है। उत्क्षिप्त ध्वनि का प्रयोग किस में हुआ है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो उत्क्षिप्त ध्वनि मैंने आपको बताया था कि जो ढ़ा है, ढ़ा, इन दोनों के नीचे जब हम नुक्ता लगा देते हैं तो यह उत्क्षिप्त ध्वनियाँ कहलाती हैं, या ताड़नजात या द्विगुण व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है ना। तो ये हमने देखा था। तो इसका प्रयोग जहाँ भी हुआ होगा इसको छोड़ दीजिए आप, फ़कत यहाँ पे नुक्ता लगा हुआ इसको मत उत्क्षिप्त में जोड़ लीजिएगा। या ढ़ा और ढा यही दो होते हैं सिर्फ उत्क्षिप्त, ठीक है ना। यह तो आगत ध्वनियाँ हो गई, यह दोनों क्या हो गया? आपके आगत हो गए। यहाँ पर जो है नुक्ता लग गया, ठीक है ना। आगत ध्वनियाँ कहाँ से? फारसी से लिए गए, फ और क, ठीक है ना। अब यहाँ पर इसका प्रयोग, इन दोनों उत्क्षिप्त ध्वनियों का प्रयोग कहाँ पर, किस जो है विकल्प में हुआ है? अब यहाँ पर लड़ाई आप देख रहे हैं, लड़ाई में इसका प्रयोग हुआ है। इस वजह से लड़ाई क्या है? हमारा उत्क्षिप्त ध्वनि का प्रयोग हुआ है इस वर्ण में। दुख में विसर्ग का प्रयोग हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पर आपके फारसी से आगत ध्वनियों का प्रयोग हुआ है, फा और का, ठीक है ना। इसमें कोई समस्या नहीं हुई होगी समझने में, बहुत आसान था इसको समझना। अब हम देख लेते हैं अपना अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है किस व्यंजन के उच्चारण में जिह्वा तालु से नहीं टकराती है? ये क्या हो गया? किस व्यंजन के उच्चारण में जिह्वा तालु से नहीं टकराती है? चा, य, का,
और शा। चा, या, क और सा, इन चारों में से किसके उच्चारण में आपकी जीवा जो है तालु से स्पर्श नहीं करती है? क के उच्चारण में तालु से स्पर्श नहीं करती है। क के उच्चारण में आपके कंठ से निकलने वाली ध्वनि अबाध रूप से मुख के बाहर चली आती है, बिना किसी बाधा के। आपकी जीवा या आपके होंठ कहीं पर भी स्पर्श नहीं करते हैं, इसी वजह से तो इसको कंठ ध्वनि कहते हैं। हम कंठ ध्वनि क्यों बोलते हैं? इसी वजह से ना इसको बोलते हैं क्योंकि कंठ से निकलने वाली ध्वनि जो है सीधे तौर पे क्या हो जाती है, मुख के बाहर चली जाती है। तो का हमारा सही उत्तर हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। अब जो अगला प्रश्न है वह है कि निम्नलिखित में से पश्च स्वर है, पश्च स्वर कौन सा है? अभी जब हम स्वरों का वर्गीकरण देख रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि यह अगर आपकी जीवा है या अगर पश्च भाग है, एक मिनट मैं फिर से बना देता हूँ इसको। अगर आपकी जीवा यह है और यह जो है जीवा का पश्च भाग है, यह अगर मध्य भाग है और यह अग्रभाग है, तो यहाँ पर छोटा आ को लिख देते हैं। सिर्फ छोटा आ जो है यह मध्य हो जाता है, और जितने भी 3 के उच्चारण वाले हैं यहाँ पर 3 के, जैसे बड़ा आ, ऊ या बड़ा ऊ, ओ, औ या औ, यह भी तो आगत है, भले से आगत है लेकिन स्वर में आता है ना। यह जो जितने भी 3 की तरह लिखे जाते हैं, यहाँ पर देखिए 3 लिखा गया ना, जिन भी स्वरों के लिखने में 3 जैसी आकृति बनती हो वह सारे जो है पश्च होंगे, बाकी जो बच गए वह क्या हो जाएंगे, आपके अग्र हो जाएंगे। ए, ऐ, ठीक है ना, यह सारे क्या हो जाएंगे, आपके अग्र हो जाएंगे। अब साथ में री भी जोड़ लीजिए, ठीक है ना। तो यह आपके इस तरह, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपको कौन सा दिख रहा है? पश्च स्वर आपको यहाँ पर इन सब में से कौन सा विकल्प में है? ऊ है ना विकल्प में, यहाँ ऊ है और विकल्प में भी ऊ है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, हमारा विकल्प बी सही हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर, ठीक है ना। अब बड़ी ई, यह क्या हो जाएगा, हमारा अग्रस्वर हो जाएगा। ए क्या हो जाएगा, हमारा अग्रस्वर हो जाएगा। ऐ क्या हो जाएगा, यह भी अग्रस्वर हो जाएगा। अगर छोटा आ लिखा गया होता है यहाँ पर, तो यह क्या हो जाता है, मान लिया ई ऑप्शन यहाँ पर दे दिया मैंने आपको, ई विकल्प छोटा आ, या क्या हो जाएगा, मध्य स्वर हो जाएगा, ठीक है। तो अगला जो प्रश्न है हमारा वह है कि जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वह कहलाता है, तब वह क्या कहलाता है, संयुक्त ध्वनियां कहलाती हैं, ठीक है ना। जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तो वह क्या कहलाता है, संयुक्त ध्वनियां। जैसे कुत्ता हमने देखा ना, जैसे कुत्ता, यहाँ पर इनका जो है द्वित्व हो गया ना, ता और ता का जब द्वित्व हो गया तो यह क्या हो गया, यहाँ पर संयुक्त ध्वनि कहलाई, ठीक है ना। तो इसको संयुक्त ध्वनि कहते हैं हम, ठीक है। अब जो अगला प्रश्न है वह है निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर है, कौन सा दीर्घ स्वर है, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो बड़ा आ जो है वह आपका दीर्घ स्वर हो जाएगा। दीर्घ स्वर बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, यह जो है, और री, यह जो है री जो है दीर्घ एक और होता है, बड़ी री, ठीक है ना। खैर री ने यहाँ पर जो आपके यहाँ होते हैं दीर्घ स्वर होते हैं, ठीक है। यह 3 आपके क्या होते हैं, दीर्घ स्वर होते हैं, ठीक है ना। तो बड़ा आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अनुस्वार किसका कार्य करता है? अनुस्वार किसका कार्य करता है? अनुस्वार विसर्ग का कार्य करता है। विसर्ग तो इसको कहते हैं ना, यह जो दुलकता है पीछे इसको विसर्ग कहते हैं, तो इसका कार्य तो नहीं करता है। चंद्र बिंदु का कार्य करता है, चंद्र बिंदु तो इसको बोलते हैं, इसका भी कार्य नहीं करता है। स्वर का कार्य करता है, बिल्कुल नहीं करता है। तो हमारा जो विकल्प बचता है वह सी बचता है, पंचम वर्ण का कार्य करता है। अंगा यह पंचम वर्ण है, ण यह भी पंचम वर्ण है, न, म, इया, इन सब का कार्य करता है यह, ठीक है। तो इसमें कोई समस्या नहीं हुई होगी। जैसे पंचांग लिख दें, पंचांग, यहाँ पर तो अनुस्वार लगा हुआ है ना, यहाँ पर अनुस्वार लगा हुआ है, लेकिन यह जो अनुस्वार है यह चा, जब हम चा के साथ इसको लिखेंगे तो यह जो है इया का कार्य करेगा, ठीक है ना, और गा के साथ यह जो है अंगा का कार्य करेगा। तो पंचम वर्ण जो है अनुस्वार का कार्य करता है, यह हमारा सही विकल्प हो जाएगा, ठीक है ना। अभी हमने पीछे देखा भी इसको। अब हम देखते हैं अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि ज्ञा वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? ज्ञा वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है, यह आपको बताना है। तो जा और इया, यह जो है आधा है, ठीक है ना,
हल लगा हुआ है यहाँ पर। तो जा और यहाँ अभी हमने पीछे देखा ना, जा और इया के संयोग से क्या बना हुआ है, तो यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी समझने में, हमने पीछे भी इसको देखा ही है। तो हमारा विकल्प ए सही हो जाएगा। अब जो अगला प्रश्न है वह है कि हिंदी वर्णमाला में मात्राओं की कुल संख्या कितनी है। तो मात्राओं की बात की जा रही है, स्वर की बात नहीं की जा रही है, स्वर की बात नहीं हो रही है। स्वर होता तो कितने हो जाते, 11 हो जाते, लेकिन मात्राओं की संख्या तो 10 ही है। ठीक है, जैसे छोटा आ जो है, यह जो है मात्रा नहीं, यह जो है स्वर तो है लेकिन इसकी कोई मात्रा नहीं है। ठीक है, तो जैसे मैंने लिख दिया क के साथ आ लिख दिया, अब यह जो है का हो जाएगा, लेकिन इसमें कोई मात्रा तो लगा नहीं है अब। लेकिन जब मैंने का के साथ बड़ा आ लिख दिया तो अब यह क्या हो जाएगा, का हो जाएगा। यह तो मात्रा लगा, का के साथ बड़ा आ की मात्रा लगी हुई है। ठीक है ना, तो लेकिन जब आ लिखा तो इसकी कोई मात्रा नहीं बनी यहाँ पर। इस वजह से जो छोटा आ है इसकी कोई मात्रा नहीं होती, इस वजह से मात्राओं की जो संख्या है वह 10 ही रह जाती है और स्वरों की संख्या 11 रहती है। ठीक है, इसमें कोई समस्या नहीं हुई होगी समझने में। तो हमारा विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। स्वर पूछा होता तो 11 हो जाता, लेकिन यहाँ पर चूंकि मात्रा पूछा है तो वह क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ये सारे संभावित प्रश्न थे या फिर परीक्षा में आए हुए प्रश्न थे। यहाँ से अगर आपको समझने में कोई परेशानी हुई हो, अगर कोई भी प्रश्न आपको नहीं समझ में आया हो, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं और हमको जो है कमेंट बॉक्स में भी प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, तो यह रहे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और हमारा वर्ण विचार का पूरा एक टॉपिक। तो वर्ण विचार आज खत्म हो गया। अब अगली जो क्लास है वो नए टॉपिक पर होगी, उसको भी ज़रूर लोगों तक शेयर करिएगा और अपने सुझाव ज़रूर हमको बताइएगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।